साउंड। तो हेलो परिंदो, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे और आप लोगों की पढ़ाई ना बिल्कुल मस्त चल रही होगी। आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थंबनेल देखकर आपको पता चल गया है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, इसके हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे जो क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में आने की उनकी ना संभावनाएं रहती हैं। आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने अभी तक हिस्ट्री के सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो हमारे चैनल, इसी चैनल बायो अमन चैनल जो आपका चैनल है, इसी चैनल पर ना प्लेलिस्ट दी गई है और उस प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10 सोशल साइंस। उसी में सारे वीडियोस आपके अपलोड हैं। यदि आप क्लास 10 में हैं, ठीक है, यदि आपने अभी तक मेरे से यानी कि बायो अमन से साइंस नहीं पढ़ी है क्लास 10 की, तो बच्चे बहुत बड़ी गलती कर गए हो आप लोग, सबसे बड़ी गलती। ठीक है, साइंस जा करके पढ़ लो, उसकी एक प्लेलिस्ट है और वो प्लेलिस्ट ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसका लिंक भी दे रखा है। और सबसे बड़ी गलती तब आती है कि साइंस के यदि तुमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पढ़े ना बायो अमन से तो तुम दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर बैठे। ठीक है, इतने फनी अंदाज से पूरी किताब को रटाना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा दायित्व तो है। ठीक है, एक बेस्ट वे में पढ़ाना मेरा अधिकार है। ठीक है, तो देखो सभी की चैनल की प्लेलिस्ट है, आप लोग प्लेलिस्ट चेक करिए, क्लास 10 साइंस की, हिस्ट्री की। ठीक है, और कभी पढ़ाई में डिमोटिवेट होना ना तो हमारा सेकंड चैनल बायो अमन मोटिवेशन पर जरूर ध्यान देना। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होगे कि भैया फालतू की बातें बहुत कर रहा है, तो अब ले लो ज्ञान हमसे। अब कितना ज्ञान लोगे? तो चलो अब हम लोग ऑन करते हैं और आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाते हैं और उसी क्वेश्चंस के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला स्लाइड, पहली क्वेश्चन लगाई जाए स्क्रीन पर। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। आज हम लोग कितने क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे? करीब 4-5 क्वेश्चन में लेकर के आऊं, उन्हीं क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। पहला है कि रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे हुआ, किसने किया। ठीक है, इसके बारे में। फिर सेकंड क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रवाद के विकास का विश्व भर में क्या प्रभाव पड़ा। जो राष्ट्रवाद आया उसके विकास को लेकर के पूरे विश्व भर में क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में। ठीक है, उन परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए जिनमें गांधी जी ने 1913 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया। पूना पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, किसके हस्ताक्षर हुए ये पढ़ेंगे। साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो आई थी उससे कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी, ये सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का किस प्रकार विरोध किया गया, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। या फिर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि रॉलेट एक्ट क्या है, उसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुआ। तो देखिए रॉलेट एक्ट में क्या हुआ था। रॉलेट एक्ट का मतलब यह है कि जब जो ब्रिटिश सरकार थी उसने रॉलेट एक्ट को लगाया तो उसमें यह लगा दिया कि कोई भी भारतीय को बिना किसी जुर्म के उठा ले जाया जाएगा, उसको 2 साल की सजा सुना दी जाएगी। अगर उनको शक हो गया इस व्यक्ति पर तो उसको उठा ले जाया जाएगा और उसको 2 साल की सजा सुना दी जाएगी। ये था रॉलेट एक्ट। और इसी रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, इसी रॉलेट एक्ट का वहां पर विरोध हो रहा था, तभी जनरल डायर ने वहां पर गोली चलवा दी थी। एक लेक्चर है मेरा, मैंने उसमें बात की है इसके बारे में। ठीक है, तो उसको देख लेना आप लोग, प्लेलिस्ट पर वीडियो मिल जाएगा। देखिए तो इसमें रॉलेट एक्ट क्या है, मैंने आपको बता दिया कि किसी भी भारतीय को बिना किसी जुर्म के उठा ले जाया जाता था और 2 साल के लिए अंदर कर दिया जाता था। ये था रॉलेट एक्ट। फिर नीचे परिणाम क्या था, तो देखिए अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के साथ मार्शल लॉ लागू कर दिया। ठीक है, जो अंग्रेज थे वो राष्ट्रवादियों के लिए ना बहुत ज्यादा, उन्हें पता था कि जो राष्ट्रवादी है ना ये हमें तोड़ देंगे, इसलिए वो राष्ट्रवादियों पर क्या करने, दमन शुरू करने के साथ मार्शल लॉ भी लागू कर दे। उनके साथ ना उनको पता चल गया कि अगर ये राष्ट्रवादी का उठाए ले तो भारत में राज कर पाओगे।
लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहाँ के राष्ट्रवादी ना उगते जाएंगे, जितना वो उठाएंगे उससे ज़्यादा राष्ट्रवादी बन जाएंगे। ठीक है, फिर आता है 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, क्या होता है कि 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, डेट याद कर लेना। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसी के कारण से रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए। ठीक है, फिर देखिए विरोध क्या था, विरोध कैसे किए लोगों ने कि भारत के लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध निम्न प्रकार से किया गया। पहला नंबर, विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। जो शहर थे हमारे ना, वहां पर रैली का आयोजन किया गया, जुलूसों का आयोजन किया गया। ठीक है, कि ब्रिटिश सरकार तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, कर सकते हो। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो राष्ट्रवादी थे ना वो निकल के बाहर आए और सभी लोगों ने उनका साथ दिया। सेकंड आया, रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए। जो रेलवे वर्कशॉप में काम करने वाले लोग थे ना वो सब हड़ताल पे चले गए कि हम लोग काम नहीं करेंगे। फिर आता थर्ड, कई शहरों में दुकानदारों ने दुकान बंद करके अपना विरोध जताया। जो शहर के लोग रैलियों में नहीं शामिल हो पा रहे थे वो लोग क्या करते थे, दुकान को बंद कर देते थे और फिर विरोध जताते थे। ठीक है, ये था रॉलेट एक्ट का विरोध। सभी लोगों ने साथ दिया, सभी लोगों ने सपोर्ट किया, तभी जाके रॉलेट एक्ट का विरोध हो पाया, तभी जाके रॉलेट एक्ट हटा। ठीक है, चलिए अब आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी। ठीक है, कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की, ये 2020 में क्वेश्चन पूछ भी चुका है, देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी, और ऐसे भी कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की। तो जो कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की, उन्होंने पूर्व स्वराज की घोषणा कर दी थी। ठीक है, उनकी जो नई नीति थी, कांग्रेस ने साइमन कमीशन का विरोध किया और कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज, ठीक है, पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आंसर देख लीजिए कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य के शामिल नहीं होने के कारण कांग्रेस इसके रिपोर्ट से असंतुष्ट थी। जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई तो जब उसमें देखा गया कि इसमें कोई भी एक भारतीय सदस्य नहीं है, कोई भी एक भारतीय व्यक्ति नहीं है, तो कांग्रेस ने क्या किया, इसका विरोध कर दिया। ठीक है, इसका विरोध किया। और विरोध कैसे किया, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की नई नीति की घोषणा की। ठीक है, कांग्रेस ने क्या किया उस समय, पूर्ण स्वराज की नई नीति की घोषणा की। फिर बात है दिसंबर 1929 में, याद रखना इस डेट को। ठीक है, ये डेट क्या है कि दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया तथा तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। ठीक है, पूर्ण स्वराज, हमें पूरा अधिकार चाहिए। ठीक है, पूरे क्षेत्र का, पूरे भारत का पूरा अधिकार चाहिए। पूर्ण स्वराज की कांग्रेस ने मांग की और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कब की बात है, 1929 की बात है और उन्होंने लाहौर में किया था, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में औपचारिक रूप से मनाया गया। ठीक है, मनाया जाएगा, ये उन्होंने बताया था। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर। पूना पैक्ट किसके हस्ताक्षर में हुआ, उनकी दो शर्तें लिखिए। मैंने आपको बताया पूना पैक्ट गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उसमें हस्ताक्षर से हुआ था। ठीक है, इनके बीच समझौता हुआ था, उस समझौते को बोलते पूना पैक्ट। ठीक है, देखिए जब भारत आजाद हो रहा था उस समय क्या था, जब भारत हमारा आजाद हो रहा था उस समय देखिए वहां पे जो ऊंची जाति के लोग थे ना उनका वर्चस्व ज्यादा था। ठीक है, और नीची जाति वाले लोगों को ना दबा करके रखा जाता था। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, अंबेडकर जी थे, उनको पता था कि यदि आज हमने कुछ इनके साथ नहीं किया तो इनके साथ हमेशा ये गलत होता जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर ली। उन्होंने बोला कि हम इसका चुनाव अलग करेंगे, हम लोग अलग रहेंगे। तो गांधी जी ने सोचा कि यदि ये लोग अलग हो जाएंगे तो ये लोग अलग देश ही बनाएंगे अपना।
इस तरह नहीं होगा। तो गांधी जी और जो हमारे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इनके बीच समझौता हुआ और फिर इनको आरक्षण देने की बात की गई, जो कि आज की डेट में आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए, लिखा है कि पूना पैक्ट पर गांधी जी और डॉक्टर बी आर अंबेडकर के हस्ताक्षर हुए। ठीक है, सितंबर 1932 में हुआ पूना पैक्ट की निम्नलिखित 2 शर्तें थी। नंबर पहला, अंबेडकर द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग को लेकर वापस लेना। ठीक है, सेकंड क्या थी, दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षण दिया जाना। ठीक है, आरक्षण दिया जाना। ठीक है, तो इनको आरक्षण की मांग की। चलिए, तो इनको सब दिया गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि उन परिस्थिति की व्याख्या कीजिए जिसमें गांधी जी ने 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसको वापस उन्होंने कैसे लिया, तो देख लीजिए, लिखा है कि गांधी जी ने गांधी इवरिन समझौता के तहत, जब गांधी और इवरिन का समझौता हुआ था 1931 में, ठीक है, गांधी जी ने गांधी इवरिन समझौता के तहत 1931 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया था। इसके निम्नलिखित कारण थे। ठीक है, इसी को वापस करने का इन्होंने निर्णय लिया था और इसके निम्नलिखित कारण थे, मतलब इसके कई कारण थे, 3 कारण थे, आप लोग देख लीजिए। पहला कारण था, सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई थी। ठीक है, जो रॉलेट एक्ट में भर ले गई थी ना कैदियों को, उनको रिहा करने के लिए ना सरकार राजी हो गई थी, तो इन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया। सेकंड, सरकार ने दमनकारी नीति चला रखी थी जिसके तहत शांतिपूर्ण सत्याग्रही पर हमले किए गए, महिलाओं और बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए थे। उनको वापस कर दिया गया, उनको रिहा कर दिया गया। ठीक है, ये अब सरकार नहीं करेगी, तब जाके सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया गया। फिर सेकंड आता है, औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकी, नगर पालिका भवनों, अदालतों व रेलवे स्टेशन पर हमले शुरू कर दिए थे। ठीक है, इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का इन्होंने निर्णय लिया। ठीक है, चलिए, अब आता है सेकेंड, अंतिम क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि राष्ट्रवाद के विकास का विश्व भर पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, जो राष्ट्रवाद का विकास है, राष्ट्रवाद के विकास को लेकर के विश्व भर में क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं कि राष्ट्रवाद के विकास के विश्व भर पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। 4 प्रभाव यहां पे लिख रखे हैं कि विश्व में राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। ठीक है, विश्व में क्या हुआ बच्चे, विश्व में राज्य राष्ट्रों का उदय हुआ। सेकंड आया राष्ट्र राज्यों का। ठीक है, सेकंड आता है समस्त जन समुदाय यह विचारने लगी कि वो कौन है। ठीक है, आज हम लोग भारत से जब बाहर जाते तो बड़े गर्व से बताते हैं आई एम इंडियन। ठीक है, हम एक भारतीय हैं, हम इंडियन हैं। ठीक है, तो जन समुदाय में यह विचरने लगा कि वे कौन है, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, उनकी पहचान किस चीज से परिभाषित होती है। हम बाहर जाते बताते हैं हम लोग हम भारतीय हैं, बड़े गर्व से बोलते हैं कि हम भारतीय हैं। ठीक है, हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि हम एकरे लड़का हैं, हम वहां घर ही आए, ऐसे थोड़ी ना, हम बताएंगे हम भारतीय हैं। ठीक है, चलिए, अतः वे अपने आप को किसी देश के नागरिक के रूप में परिभाषित करने लगे। बोलेगा मैं अमेरिकन हूं, मैं फ्रांसीसी हूं, मैं जापानी हूं। एक गाना था वाला मेरा जूता है जापानी वाला, ऐसे करके बहुत चला था गाना है ना। कभी मैं वैसे मजाक मस्ती में याद आ जाता है, मेरा जूता है जापानी, सभी बच्चों को पढ़ाना मेरा काम। गाना भिड़ नहीं रहा है ना, बीट कुछ जमे नहीं रहे, गाना खराब हो गया। हटाओ, गाना खराब कर दिए ना, गाना खराब कर दिए। चलो जल्दी सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और जो सेकंड चैनल है बायो अमन मोटिवेशन, उस चैनल पर जाकर के मोटिवेशनल वीडियोस को देखो, बहुत काम की वीडियोस हैं उसके अंदर। ठीक है, चलिए, फिर आता है कि अतः वे अपने आप को किसी देश के नागरिक के रूप में परिभाषित करने लगे जिससे उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव उत्पन्न हो गया। ठीक है, आज भी जो झंडा होता है कहीं गिरा पड़ा होता है या कुछ लोग फेंक देते हैं, बच्चे जैसे कहीं पर है ना गलती से उनसे छूट गया, तो लोग बिल्कुल गर्व के साथ उसे उठाते हैं और गर्व के साथ उसे लगा देते हैं, कहीं पे चिपका देते हैं, उसको रख लेते हैं अपने पास। ठीक है, ये है देश प्रेम, ये है राष्ट्र प्रेम, ये है राष्ट्र के प्रति लगाव। ठीक है, बॉर्डर पर खड़े सैनिक भारत के बारे में कुछ भी कोई गलत शब्द बोल दे तो बर्दाश्त नहीं होता उनको, ये है राष्ट्र के प्रति लगाव।
ठीक है, ये है राष्ट्र की भावना। ठीक है, चलिए फिर आता है थर्ड कि इस परिभाषा के लिए नए प्रतीक को बनाया गया, नए चिन्ह, नए गीत व विचारों के नए संपर्क स्थापित किए गए तथा समुदायों की सीमा को दोबारा परिभाषित किया गया। ठीक है, जन गण मन गल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। ठीक है, सब कुछ दिया गया, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, है ना। मानी कि समुदाय की जो सीमाएं थी ना उनको भी दर्शाया गया इन गीतों में, जैसे कि दर्शाया गया है, आपको पता है। ठीक है, इनके प्रतीक बनाए गए, इनके चिन्ह बनाए गए। ठीक है, इस चिन्ह से जान जाएंगे कि भारत माता की बात कर रहे हैं। ठीक है, आज जब ये शुरू हो जाता है राष्ट्रगान तो हम लोग क्यों स्टेट खड़े हो जाते हैं? क्यों खड़े हो जाते हैं? क्योंकि भारत माता के सम्मान के लिए खड़े हो जाते हैं। जब भारत माँ का झंडा दिखने लगता है तो क्यों अंदर से एनर्जी फील हो जाती है? क्यों? क्योंकि हम अपने राष्ट्र के प्रति लगाव है, हम अपने घर के प्रति नहीं, अपने देश के प्रति लगाव रखते हैं। ठीक है, और मैं पर्सनली अपना सपना बता दूं, मेरा गोल क्या है? मेरा सपना यही है ना कि पूरे भारतवासियों को ना एजुकेट करना है, पूरे भारतवासियों को ना पढ़ाना है। जो उनके साथ अत्याचार, जो उनके साथ जुल्म हो रहे हैं ना, उसको हटाना है। क्योंकि अब परेशान मत होना, आप लोगों के सामने ना अ रेवोल्यूशन फॉर एजुकेशन एंड मोटिवेशन, इट्स द लार्जेस्ट पॉइंट, बायो पॉइंट आप लोगों के साथ है। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप लोग जैसे कुछ भी आप लोग करना चाहें ना किसी दूसरों के लिए, याद रखना बायोमन तुम्हारा बड़ा भाई तुम लोगों के साथ है। ठीक है, आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे जा करके अपना सुझाव दे सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मेरा नंबर दे रखा है, वहाँ पर जा करके आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात नहीं करते हैं, टॉपिक पे आए। अंतिम टॉपिक बचा है कि इस परिभाषा के निर्माण के लिए समस्त जन समुदायों ने अपने अपने ढंग से संघर्ष किया। ठीक है, समस्त लोगों ने, समस्त जन समुदायों ने क्या किया? अपने अपने ढंग से संघर्ष किया, जो कई स्थानों पर काफी लंबा भी चला। ठीक है, जो कई स्थानों पर काफी लंबा चला। ठीक है, फाइनली चलिए बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक चीज दिखा दूं, देखिए ये है हमारे सेटअप पे एक नई चीज आई है, तो इसमें देखने से ना काफ़ी अच्छा फील होता है। बताइए, ये हमारे अंदर हमारे स्टूडियो में रखा है, तो इससे इसको देख के क्या लगता है? इसको देख करके मुझे लगता है ये खाने की चीज़ है, लो खा लो खा लो। खाना वाना नहीं, बहुत पीटेंगे, है ना, खराब कर दोगे। और भी ऐसे करके बहुत ज़्यादा फर्नीचर वगैरह की सारी चीज़ सामान रख के काफ़ी बेहतरीन लग रहा है मेरे को देख के, है ना। तो चलिए ठीक है, आज का लेक्चर बस यहीं तक। बताओ वीडियो कैसा लगा? वीडियो का रिव्यू नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, नहीं तो बहुत पिटाई करूंगा सब लोग की। ठीक है, वीडियो का रिव्यू नीचे कमेंट बॉक्स में देना, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने में ना बच्चे पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।